हेलो एवरीवन। तो अपन ने स्टार्ट किया था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ और लास्ट क्लास में हमने जो पीरियोडिक टेबल होती है उसके कुछ बेसिक फीचर्स की बात की थी। मैंने आपको बोला था कि पीरियोडिक टेबल हो सके जितनी जल्दी आप याद कर लीजिए। होपफुली कुछ लोगों ने याद भी कर रखी होगी। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की बात करने वाले हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो है इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का। ऑलमोस्ट हर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो इस पे डिपेंड करती है और आप इसकी हेल्प से उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो बहुत ही ध्यान से इस पीरियोडिक प्रॉपर्टी को सुनिएगा, क्योंकि जनरली जो बुक्स होती हैं बोर्ड की, आप एनसीईआरटी की बात करिए या फिर किसी बोर्ड की, उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को ढंग से नहीं समझा जाता है। बस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लिख के चीज़ों को आगे बढ़ा दिया जाता है। हम पहले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे और फिर आप देखेंगे कि कितनी आसानी से बाकी की जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमको समझ में आ जाती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसको हम ईएनसी बोलते हैं, अभी आगे बोलेंगे। और अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी जे शॉर्ट फॉर्म की, तो हम इसको जेड इफेक्टिव से डिनोट करेंगे। जेड इफेक्टिव से इसको हम डिनोट करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो ये क्या होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? आप लिखिए, इट इज़ द नेट चार्ज दैट एन इलेक्ट्रॉन experiences in a multi-electron atom। तो कुछ वर्ड हैं यहाँ पर, क्या क्या वर्ड हैं? पहला वर्ड जो है वो नेट चार्ज की बात कर रहा है, ठीक है। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम का मतलब क्या है? मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम का मतलब है वो इलेक्ट्रॉन जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। तो नेट चार्ज को समझने के पहले हमको समझना पड़ेगा कि एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। भाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की हम बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियर चार्ज की। न्यूक्लियर चार्ज मतलब चार्ज विद इन न्यूक्लियस या फिर चार्ज ऑफ न्यूक्लियस या फिर टोटल चार्ज इन न्यूक्लियस। टोटल चार्ज न्यूक्लियस में क्या होगा? अब आपको पता है न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। तो जितने प्रोटॉन होंगे उनकी वजह से जो चार्ज होगा वही न्यूक्लियस का एक्चुअल चार्ज होगा, जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर चार्ज। अब इफेक्टिव वर्ड क्यों आया? इफेक्टिव मतलब बोलेंगे कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में जो बाहर के इलेक्ट्रॉन हैं उनको एक्चुअल में न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है वो कम एक्सपीरियंस होता है ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन। अंदर के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस पे कम चार्ज महसूस करते हैं, और इस कम चार्ज को, इस घटे हुए चार्ज को ही हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो अगर इसको हम मैथमेटिकली लिखने की कोशिश करें कि जेड इफेक्टिव क्या होता है, तो आप बोलिए जेड इफेक्टिव इज नथिंग बट जेड माइनस एस, या फिर सिग्मा से इसको लिखते हैं बट हम इसको एस लिखेंगे। जहाँ पे जेड क्या है, वेयर जेड इज एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज, जेड इज एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज। आप बोल सकते हो इसको एटॉमिक नंबर भी बोल सकते हो। अगर हम एक प्रोटॉन के जो चार्ज है उसको +1 यूनिट बोलें तो ये एटॉमिक नंबर भी बोल सकते हो, ठीक है ना। जेड इज एटॉमिक नंबर, या फिर आप बोलिए कि एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज। जैसे अगर हम बात करें सोडियम की तो एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। तो एटॉमिक नंबर अगर 11 है तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा? +11 यूनिट। तो न्यूक्लियर चार्ज जेड की वैल्यू 11 हो जाएगी, आप ऐसे समझ सकते हैं। एस क्या है? एस इज स्क्रीनिंग और शील्डिंग कांस्टेंट, शील्डिंग कांस्टेंट। इसकी बात अभी हम आगे करेंगे कि भाई जेड जो जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है वो क्या चीज़ है। बट पहले हम ये चीज़ समझ लेते हैं कि एटॉमिक जो न्यूक्लियर चार्ज है वो एक पॉजिटिव नंबर है,
और यहाँ पे जो शील्डिंग कांस्टेंट होता है वो भी एक पॉजिटिव नंबर ही होता है। तो आप बोल सकते हो एक बड़े पॉजिटिव नंबर से छोटा पॉजिटिव नंबर जो है वो सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू जो होगी वो घट जाएगी। तो आप बोल सकते हो कि जेड इफेक्टिव जो है एक्चुअली जेड इफेक्टिव इज लेस देन जेड, मतलब एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज के कंपैरिजन में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कम होता है। तो आप बोलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज नथिंग बट रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज, ऐसे भी लोग बोल देते हैं उसको, रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे स्क्रीनिंग या शील्डिंग की, बट उससे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की कि दो टाइप के इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको समझना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम दो तरीके से बोलते हैं एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन। एक को तो हम बोलते हैं कि भाई जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या बोलते हैं, आउटर इलेक्ट्रॉन्स, इन्हीं को हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोल देते हैं। और जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं इनर इलेक्ट्रॉन्स, इन्हीं को हम बोलते हैं आगे बहुत बार वर्ड यूज करेंगे कोर इलेक्ट्रॉन्स। कोर मतलब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो स्क्रीनिंग या शील्डिंग की बात करते हैं। स्क्रीनिंग और शील्डिंग, ये क्या चीज़ है? तो लिखिए इट रेफर्स टू हाउ इफेक्टिवली हाउ इफेक्टिवली core electrons prevent the outer electrons. Core electron prevents the outer electrons from the nuclear attraction. न्यूक्लियर अट्रैक्शन, ध्यान से समझिएगा इसकी डेफिनेशन को कि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से कैसे बचाते हैं। स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है, एक तरीके से पर्दा। तो अंदर के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बाहर के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में पर्दे का काम करते हैं, या फिर बोलिए कि वो शील्ड का काम करते हैं, वो उसको प्रिवेंट करते हैं, उसका बचाव करते हैं न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, इसको हम थोड़ा और समझेंगे एग्जाम्पल से हमारे पास सोडियम का न्यूक्लियस है, हमने यहाँ पर सोडियम का न्यूक्लियस बनाएंगे हम। सोडियम के न्यूक्लियस में आपको पता है कि इसके पास 11 प्रोटॉन होते हैं और जो 12 जो होते हैं वो न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन्स हालांकि अभी हमें कोई मतलब है नहीं, ठीक है, बट आप लिख लो। अब हम बात करेंगे इसके इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है ना। तो हमको यहाँ पे मालूम है 3 शेल होती हैं। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस हो गया। यहाँ पर हम यहाँ पर शेल्स बनाई हमने, आप चाहो तो इसको ऐसे लिख लो। इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे हम यहाँ पर। पहली शेल में अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम की अगर हम बात करें तो आपको पता है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2,8,1। एटॉमिक नंबर 11 होता है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8,1। तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, और बचे हुए तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए अगर हम यहाँ पर समझने की थोड़ी कोशिश करें तो जो ये न्यूक्लियस है ये क्या करेगा, इनको
जो आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन है इसकी हम बात करेंगे, ये आउटर जो इलेक्ट्रॉन है इसकी हम बात करेंगे। तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेकिन जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो उससे क्या करेंगे, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेंगे, आया ना। तो एक तरीके से आप बोलिए कि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से बचा रहे हैं, बोले कि पास आने नहीं दे रहे हैं। तो अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करें, जैसे अगर हम इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें, जो आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन है इसकी बात करें, तो क्या है कि जो अंदर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन है, आप चाहें तो इसको ऐसे एरिए, ये जो ग्रीन सर्कल हमने बनाया है इसके अंदर क्या चार्ज दिख रहा है उसको, तो आप बोलोगे इसके अंदर जो ग्रीन सर्कल है इसके अंदर भाई जो आउटर वाला इलेक्ट्रॉन है उसको नेट चार्ज क्या होगा, अगर हम बोलें तो बोलोगे कि इस ग्रीन सर्कल जो जिस सेल में आउटर इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर वाली शेल को इंक्लूड करते हुए देखो उसमें कितना एक चार्ज आ रहा है। तो आप देखेंगे कि इसके अंदर क्या है, 11 तो प्रोटॉन आ रहे हैं और क्या है 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बाहर वाले जो आउटर मोस्ट सेल का ये इलेक्ट्रॉन है इसके लिए जो जेड इफेक्टिव होगा, जेड इफेक्टिव मतलब क्या है, इसको नेट चार्ज कितना फील हो रहा होगा, आप बोल सकते हो कि 11 प्रोटॉन का चार्ज प्लस 11 माइनस 10 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज, तो ये रफली कितना होगा, एक्चुअल में आप यहाँ पे बोल सकते हो कि एक्चुअल में ये तो हो जाएगा हमारे पास 1 यूनिट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना हो जाएगा, प्लस 1 यूनिट हो जाएगा। बट एक्चुअल में क्या होता है कि जो 10 इलेक्ट्रॉन हमने अंदर माने हैं वो पूरी तरीके से, या फिर बोलिए कि वो 10 इलेक्ट्रॉन उतना रिपल्सिव फोर्स नहीं लगा पाते हैं जितना कि जो 11 प्रोटॉन हैं वो लगाते हैं। तो अपन बोलते हैं कि जो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो 1 यूनिट से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, हाँ कि ना। अब सिंपली अगर आपको समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि भाई ये सिंपली जितने अंदर वाले सर्कल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं और जितने प्रोटॉन हैं उनका नेट चार्ज निकाल लो, तो ये अपना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का काम कर जाएगा। ग्रुप में ये चीज़ काम, मतलब एक पीरियड में ये चीज़ काम आ जाती है, बट ग्रुप में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी, उसको हम समझेंगे आगे, ठीक है ना। तो जेड इफेक्टिव मतलब होपफुली आपको समझ में आया है। तो जितने ज़्यादा कोर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने ज़्यादा कोर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आप बोल सकते हो कि एक तरीके से जो एस की वैल्यू होगी, आप इसी को क्या बोल देते हो, ये आपका जेड हो गया है और ये आपका एक तरीके से एस हो गया है। तो जितने ज़्यादा कोर इलेक्ट्रॉन होंगे एस की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी, तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसे आप सोच सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से वो फैक्टर हैं जिन पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो यहाँ पे लिखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव बोले तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो सबसे पहली चीज़ जो हम पूछना चाहेंगे वो ये है कि क्या सारे कोर इलेक्ट्रॉन सेम अमाउंट से शील्ड करते हैं या फिर स्क्रीनिंग प्रोवाइड करते हैं, शील्डिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं। तो इसका जवाब है नहीं भाई। जो कोर इलेक्ट्रॉन्स, जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के जितना ज़्यादा करीब होंगे, ध्यान दीजिएगा, जो कोर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के जितना ज़्यादा करीब होंगे वो न्यूक्लियस से उतना ही अच्छा बचाव कर पाएंगे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है ना। तो पहली चीज़ तो क्या होगी, कोर इलेक्ट्रॉन के नंबर पर डिपेंड करता है ऑब्वियसली, बट वो कोर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के कितना करीब हैं उस पर भी डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा कोर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होंगे उनका जो शील्डिंग होगा, उनकी शील्डिंग करने की जो पावर है वो उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये है कि जिस इलेक्ट्रॉन के लिए हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात कर रहे हैं वो एक्चुअल में न्यूक्लियस से कितना दूर है। आउटर सेल की अगर हम बात करें तो वो आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना दूर है, या फिर बोलिए कि आउटर सेल और न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है आर, वो किस पे डिपेंड कर रही है, या फिर नहीं वो कितनी है उस पर भी डिपेंड करता है जेड इफेक्टिव का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे लिखिए इट डिपेंड्स ऑन
हाउ क्लोजली या फिर हाउ क्लोजर आर दी core electrons to the न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के कितना करीब हैं कोर इलेक्ट्रॉन्स? कोर इलेक्ट्रॉन्स क्लोजर टू न्यूक्लियस सॉरी हैव greater shielding strength। जो न्यूक्लियस के जितना करीब होंगे वो उतनी ही अच्छी शील्डिंग करेंगे, उनकी जो शील्ड करने की स्ट्रेंथ है वो उतनी ही ज़्यादा होगी, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? कम होगा। ठीक है। दूसरी जो फैक्टर है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन। डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन। तो आउटर इलेक्ट्रॉन जितना दूर होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? उतना ही कम होगा। ठीक है। न्यूक्लियस से दूरी बढ़ेगी तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ओके। जैसे हम इसमें बात करें, एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम यहाँ पे, कैल्शियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, जो कैल्शियम है उसका न्यूक्लियस बना लिया है, या फिर कैल्शियम का एटम को रिप्रेजेंट किया है। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, कॉन्फिगरेशन इसका क्या होता है? 2,8,8,2 होता है। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स की हम फिलिंग करेंगे यहाँ पर। पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। दूसरी सेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 मतलब दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी। तीसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। और थर्ड सेल जो है वो, फोर्थ सेल जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो आपके पास देखो यहाँ पर सेकेंड और थर्ड सेल में दोनों में 8-8 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या आपको क्या लगता है कि जो सेकेंड और थर्ड सेल वाले दोनों 8-8 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? बराबर अमाउंट से शील्डिंग प्रोवाइड करेंगे क्या? तो जवाब आएगा नहीं। जो सेकेंड सेल के 8 इलेक्ट्रॉन हैं, जो सेकेंड सेल के 8 इलेक्ट्रॉन हैं, उनकी जो शील्डिंग है वो थर्ड सेल के 8 इलेक्ट्रॉन के कंपेरिजन में क्या है? ज़्यादा अच्छी है। रीजन क्या है? वो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब है। ओके, तो इसको लिख लीजिए। 8 electrons of second shell shields या फिर provide more effective shielding, more effective shielding than 8 electrons of third shell। रीजन क्या है? ड्यू टू देयर विसिनिटी टू, या फिर ड्यू टू देयर क्लोजनेस टू न्यूक्लियस। ध्यान रखिए, न्यूक्लियस के जो जितना करीब होंगे वो उतनी ही अच्छी शील्डिंग प्रोवाइड करेंगे। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं ट्रेंड्स इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के ट्रेंड्स की बात करते हैं। ट्रेंड्स ऑफ जेड इफेक्टिव या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर
चार्ज। तो ट्रेंड्स की जब हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में, या फिर लिखिए इन पीरियोडिक टेबल, तो जब हम ट्रेंड्स की बात करते हैं तो हम दो तरीके से बात करते हैं। एक तो हम लेफ़्ट टू राइट, यानी कि जब हम अक्रॉस अ पीरियड जाते हैं, और फिर हम यहाँ टॉप टू बॉटम मतलब इन अ ग्रुप बात करते हैं। तो हम बात करेंगे इन अ पीरियड, इन अ पीरियड। तो यहाँ लिखो जेड इफेक्टिव इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in a period due to increase in nuclear charge ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। भाई जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, जैसे अगर हम बात करें लिथियम की बात करें तो उसके पास 3 प्रोटॉन हैं, बेरिलियम के पास 4 हैं, बोरॉन के पास 5 हैं, कार्बन के पास 6 हैं। तो जैसे जैसे हम एक पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। लेकिन अगर आपने इनका कॉन्फ़िगरेशन ध्यान से देखा है तो आपको पता है कि इसमें जो कोर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। देखिए जैसे अगर हम बात करें लिथियम की बात करें, बेरिलियम की बात करें, बोरॉन की बात करें, कार्बन की बात करें, नाइट्रोजन की बात करें, बस इतने हम लिख लेते हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2,1, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,2, 2,3, 2,4, 2,6, वो सॉरी 2,5। तो देखिए सब में जेड कितना है, अगर हम बात करें यहाँ पर जेड की, तो जेड की जो वैल्यू है, जेड की वैल्यू सबके लिए, इसके लिए 3 है, इसके लिए 4 है, इसके लिए 5 है, इसके लिए 6 है और इसके लिए 7 है। बट अगर हम एस की बात करें, एस बोले तो कोर इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें, या फिर यहाँ पे हम शील्डिंग कांस्टेंट की बात करें, तो एस मतलब कोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सब में देखो कोर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, कोर इलेक्ट्रॉन सब में क्या है, सेम है, सिर्फ 2 ही कोर इलेक्ट्रॉन है। तो सबकी एक तरीके से आप मान सकते हो 2 ही है। तो जेड इफेक्टिव कितना हो जाएगा, आपने पढ़ा है जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड माइनस एस। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो 1 प्लस 1 से थोड़ा ज़्यादा होगा। रीज़न क्या है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन हैं वो 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज टोटल प्रोवाइड नहीं कर पाते। आप ऐसे बोलिए इफेक्टिवली 2 नहीं होता, वो 2 से थोड़ा कम होता है, ठीक है ना, जितने इलेक्ट्रॉन्स उससे थोड़ा सा कम ही होगा। तो आप इसमें यहाँ पे जेड इफेक्टिव बोलिए 1 प्लस मतलब 1 से थोड़ा सा ज़्यादा, यहाँ पे 2 प्लस, यहाँ पे 3 प्लस, यहाँ पे 4 प्लस, यहाँ पे 5 प्लस। इस तरीके से आप सोच सकते हैं। अगर आप डायग्राम बनाना चाहें तो डायग्राम बना के भी देख सकते हैं कि भाई जितने भी इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, आउटर शेल में हो रहे हैं। जैसे अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम में क्या है, 3 प्रोटॉन हैं, और यहाँ पर पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और दूसरी शेल में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ध्यान रखिए जब भी हम एक पीरियड में मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट रहती हैं। वैसे ही अगर हम बात करेंगे बेरिलियम की, तो उसके पास क्या है, 4 प्रोटॉन है, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरी शेल में भी क्या है, 2 ही इलेक्ट्रॉन है। देखिए कोर इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें, कोर इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे भी कोर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 ही हैं। यहाँ पे भी कोर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 ही हैं। कोर इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन जो न्यूक्लियर चार्ज है वो 3 से 4 हो गया है। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, कोर इलेक्ट्रॉन सेम है, इसलिए क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है। चलिए बात करते हैं टॉप टू बॉटम में, बात करते हैं इन अ ग्रुप। इन अ ग्रुप तो लिखिए यहाँ पर वैल्यू ऑफ
जेड इफेक्टिव इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। ध्यान दीजिएगा कि भाई जेड इफेक्टिव की वैल्यू लेफ्ट टू राइट में भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट टू राइट भी इंक्रीज होती है और जेड इफेक्टिव की वैल्यू टॉप टू बॉटम भी क्या होती है, इंक्रीज ही होती है। बहुत ज़्यादा लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, बट ध्यान दीजिए, इसको ध्यान से, आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, दोनों जगह इंक्रीज होती है। रीजन क्या है, ड्यू टू पुअरर शील्डिंग ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स। क्या फिर बोलिए, पुअर शील्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन विगर शेल्स। यानी कि वही हमने बात की थी यहाँ पे कि भाई हम यहाँ पे बात करेंगे लिथियम की। तीन प्रोटॉन है उसके पास, तीन ही उसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप समझिए, ठीक है। तो आप बोलिएगा कि यहाँ पे जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जेड माइनस एस। जेड कितना है, 3 है, और एस कितना है, कोर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, कोर इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं। तो आप बोल दीजिएगा यहाँ पर ये 1 हो जाएगा। बट आपको मालूम है कि कोर इलेक्ट्रॉन्स 2 जो हैं वो 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड नहीं करते एक तरीके से इफेक्टिवली। तो उनका जो वैल्यू होती है वो 2 से थोड़ी सी कम होती है। तो आप बोलोगे कि जेड इफेक्टिव वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। ओके ओके। बट वहीं पे अगर हम बात करेंगे, लिथियम के नीचे क्या आता है, सोडियम आ जाता है। एक मिनट, हम सोडियम की बात करेंगे तो सोडियम में यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन जो हैं वो कितने हैं, 11 प्रोटॉन हैं, और एक शेल भी यहाँ पे बढ़ जाएगी। ठीक है, ध्यान से सुनिए, देखिएगा इसको। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हैं, और उसमें एक है। तो आप बोलेंगे कि जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, वो जेड माइनस एस है। जेड आपको पता है 11 है, 4 इलेक्ट्रॉन कितने हैं आप काउंट कर लेंगे फटाक से। 4 इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10 हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं भाई, 10 हैं, आपने काउंट कर लिया। तो आप जेड इफेक्टिव बोलोगे तुरंत क्या हो जाएगा, 1 प्लस। बट यहाँ पे जो 10 में ये जो 8 बाहर वाले इलेक्ट्रॉन हैं, आप ध्यान से देखिएगा, ये जो 8 इलेक्ट्रॉन हैं, इनमें से कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन उतना इफेक्टिवली शील्ड नहीं करते हैं जितना कि ये 2 इलेक्ट्रॉन करते हैं। समझ रहे ना, इन 8 इलेक्ट्रॉन की जो इंडिविजुअल शील्डिंग प्रोवाइड करने की जो स्ट्रेंथ है, वो जो फर्स्ट सेल वाले 2 इलेक्ट्रॉन हैं उनसे कम है। तो आप बोलोगे यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा है, ये जो होगा यहाँ पे 10 से थोड़ा सा कम कम होगा। तो यहाँ पे आप बोलिएगा 1 प्लस प्लस, यानी कि 1 प्लस से थोड़ा सा ज़्यादा। तो लेफ्ट टू राइट भी क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। रीजन क्या है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। टॉप टू बॉटम में क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज यहाँ पे भी करता है, ठीक है ना। अब यही बोलिएगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाता है, साथ साथ क्या होता है, जो कोर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उतनी अच्छी शील्ड नहीं कर पाते हैं। जो आउटर सेल के कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उतनी अच्छी शील्डिंग नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऊपर से नीचे भी बढ़ता है और लेफ्ट टू राइट भी बढ़ता है, ये बात को ध्यान रखिएगा। ओके, अभी इसमें हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ही कवर करेंगे। और आप देखेंगे कि अगर आपने इस चीज़ को अच्छे से समझा है
तो बाकी की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो बड़े आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी। ओके, चलिए अभी के लिए इतना ही।